यूपी में कानपुर से जो विवाद शुरू हुआ था उसमें किस तरीके से बरेली में हिंसा देखी गई, यानी आई लव मोहम्मद वाला वो विवाद जिसकी आहट बरेली तक दिखाई दी थी। शुक्रवार को वहां उपद्रव हुआ, पुलिस लाठीचार्ज करके हालात संभाल लेती है। इसके बाद आरोपी नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा को पकड़ा गया। आज का पहला अपडेट यह है कि बरेली उपद्रव में अब तक कुल 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के करीबी 29 लोगों को आज ही पकड़ा गया। साथ ही मौलाना तौकीर रजा के दफ्तर को भी सील कर दिया गया। लेकिन खबरदार करके चिंता पैदा करने वाली खबर यह है कि क्या बरेली के बहाने पूरे प्रदेश में तनाव फैलाने की साजिश मौलाना तौकीर रजा ने रची थी, जिसका शक पुलिस की एफआईआर में सामने आया है। क्या उत्तर प्रदेश में 15 साल पुराना दंगा दोहराने की साजिश रची गई? जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। क्या प्लान बरेली के तहत मौलाना तौकीर ने 2010 जैसी हिंसा करानी चाहिए? जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। क्या शुक्रवार को बरेली में पुलिस वालों की हत्या तक दंगे की आड़ में की जानी थी? इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। क्या 7 दिन में साजिश रच कर तय हुआ था कि बरेली से नवरात्रि में बड़ा तनाव फैलाना है? हमने हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन अब इस किस्म के मजालिम अगर नहीं रोके गए, हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीज़ों पर गौर नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या मुस्लिमों को भड़काने के लिए अपराधियों की मदद मौलाना तौकीर ने ली? 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। और क्या 2010 के दंगों में अपनी गर्दन बचाने वाला मौलाना तौकीर भूल गया कि ये 2025 है? याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी सिर्फ शुक्रवार को बरेली में हिंसा के प्रायोजक आरोपी नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा को ही नहीं, तौकीर की तरह धर्म के नाम पर भड़काने की दुकान चलाने वाले हर ठेकेदार को है। क्योंकि बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव की जो एफआईआर दर्ज हुई उसकी कॉपी आज तक के पास है, जो बताती है कि मौलाना तौकीर रजा आई लव मोहम्मद के नाम पर विरोध की उस चिंगारी को शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हवा देने में जुटा था, जिसका अंजाम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राज्य भर में तनाव के शोले भड़काना था। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा और संतोष शर्मा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आज खबरदार कर रहे हैं। भीड़ की तरफ से आवाज आई कि तौकीर रजा ने कहा है कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, इसके लिए पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े तो कर देना है। एफआईआर में कुछ इसी तरह के खुलासे हुए हैं। दरअसल बरेली पुलिस ने तौकीर रजा और उसके सहयोगियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की है, उस एफआईआर की कॉपी आज तक के पास मौजूद है। एफआईआर में खुलासा किया गया है कि बरेली में जो कुछ भी हुआ वो सोची समझी साजिश का नतीजा था। भीड़ ने सरतन से जुदा के नारे लगाए, उसके बाद अवैध हथियारों से पुलिस पार्टी पर जमकर हमला किया गया। एफआईआर के इन्हीं पन्नों में जो बात दर्ज है उसे अब आप ध्यान से सुनिएगा। एफआईआर कहती है कि हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी पड़े। उत्तेजित भीड़ ने पुलिसकर्मियों से डंडे छीनना शुरू कर दिए, पुलिस की वर्दी पर लगे बैज नोच दिए। तभी भीड़ की तरफ से पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहों से फायर किया जाने लगा। एफआईआर कहती है कि भीड़ में कुछ उन्मादियों ने पुलिस बल पर धारदार हथियारों व लाठी डंडों से हमला करके उन्हें घायल कर दिया।
क्या हथियार भी मिले इन लोगों के पास से जो जी जी, किस तरीके की फायरिंग, किस तरीके के हथियार थे? कंट्री मेड वेपन अभी तक प्राप्त हुए हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं, और इसके अलावा जो खोखे प्राप्त हुए हैं वो सारे फोरेंसिक एफएसएल में हम लोग भेज रहे हैं, और उसकी हम लोग एफएसएल भेज के मिलान करा रहे हैं कि एक ही वेपन से सारे चले हैं या अलग अलग वेपन से चले हैं और गोली चलाकर लोग वेपन लेके मौके से भागे हैं। पहले ये बात हो चुकी थी कि किसी को उस दिन किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं किया जाएगा। सारी बातें होने के बाद उस दिन सुबह एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है, जिस तरह से वहाँ पर पहले से बैनर, बॉटल, पत्थर, इतनी भारी संख्या में वेपन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इससे बहुत क्लियर हो गया कि एक साजिश थी, पहले से तय कार्यक्रम था जिसके लिए सारी चीज़ें की जा रही थी, और इसके बहुत सारे वीडियो और फोटो भी हम लोग को मिले हैं, जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। पुलिस वीडियो फुटेजेस के आधार पर उन लोगों की भी शिनाख्त कर रही है जो इस पत्थरबाजी में शामिल थे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर बच्चे आगे चल रहे थे, लेकिन इन बच्चों के पीछे जो लोग चल रहे थे, पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस के साथ मुजम्मत हुई, उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यह एक्शन जरूरी भी है क्योंकि इन चेहरों को देखिए। पुलिस के मुताबिक हाथ जोड़कर अब मीडिया के कैमरों के सामने माफी मांगते ये वो लोग हैं जिन पर पत्थर चलाने, हंगामा करने, पुलिस पर हमला करने का आरोप है, जिनके दिमाग में जहर भरने वाली जुबान दावा है मौलाना तौकीर की है। लेकिन अब तौकीर भी जेल में है और उसके कहे पर हाथ में पत्थर उठाने वाले आरोपी भी। बरेली पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके अफसोस से सिर झुके हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं और किसी के हाथ में आंसू हैं। कोई माफी मांग रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए किस तरीके से हाथ में आंसू, माफी मांगे जा रहे हैं। अफसोस के चेहरे हैं। अफसोस है आपका? अफसोस हो रहा है? अब दोबारा करेंगे? बिल्कुल नहीं। कभी करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसके कहने पर किया था पथराव? नहीं हमने पथराव नहीं किया, पथराव हमने तो देखिए ये दोबारा करेंगे? नहीं। क्या नाम है? ये दुहाई मांग रहे हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे। पत्थरबाजी की जो घटना हुई शुक्रवार को, उसके बाद गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद कैसे कानून की दुहाई देते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। जरूरी है कि यह कार्रवाई हो क्योंकि जो दावे बरेली की हिंसा में पुलिस की एफआईआर में सामने आए वो बड़ी चिंता जाहिर करते हैं। जैसे एफआईआर के मुताबिक इनकी तरफ से बाहर से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी बुलाया गया, कांच की बोतल से पेट्रोल बम भी पुलिस वालों पर फेंका गया, उत्तेजित और सामाजिक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाते हुए ईंट, पत्थर, जूते, चप्पल फेंके जाने लगे, उपद्रव करने वाले हमरा आरक्षी के एंटी राइट गन और वायरलेस सेट लूट कर ले गए। इस सब के लिए मौलाना तौकीर रजा जिम्मेदार? अभी तक जो जांच की गई है उसमें 7 दिन पहले तौकीर रजा मौलाना जो है, इनके द्वारा ही कॉल दी गई थी। इनके द्वारा ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार पूरे हफ्ते संपर्क कर रहे थे। लगातार इन्हें बताया जा रहा था कि व्यवस्था बिगड़ सकती है, फिर भी इनका कोई सहयोग नहीं किया। लास्ट में एक वीडियो जारी की गई। प्रारंभिक तौर पर इनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उस साक्ष्य के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है और ये न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए हैं। इस वक्त मौलाना तौकीर रजा को फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि क्या कई बार पहले भी तनाव फैलाने, माहौल बिगाड़ने के आरोप में बचते आ रहे तौकीर का इस बार मुकम्मल इलाज हो पाएगा? अरविंद ओझा के साथ संतोष शर्मा, बरेली आज तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो ये पूरा मामला शुरू हुआ है उसमें कोई साजिश बुन रहा है तो कोई अपनी सियासत बुन रहा है। हालांकि हकीकत तो ये है कि कानपुर में इस पूरे मामले में किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग जगहों पर इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, इस हद तक कि बरेली में मौलाना तौकीर रजा जैसे व्यक्ति ने इस पूरे मामले की आड़ लेते हुए हिंसा की साजिश रचने की कोशिश कर दी। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े एक्शन लेने के फौरन बाद हमने देखा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के ऊपर कड़ी कार्रवाई। बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली प्रशासन ने अब कार्रवाई मौलाना तौकीर रजा की उन संपत्तियों पर शुरू की है जो उसके आय का एक बड़ा जरिया भी थी। आज बरेली नगर निगम ने
इस पूरी इमारत को जो एक मज़ार के बगल में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया है उसके ऊपर चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई है। ये देखिए, ये जो क्रॉस के बोर्ड लगाए गए हैं, जो क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। कहा जा रहा है कि नाले पर बनाया गया और इसमें तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फर्नीचर की दुकानें हैं, फोटो स्टूडियो हैं। अब इन लोगों को बोल दिया गया है नगर निगम की तरफ से कि खाली कर दिए जाएं। सत्र के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि सत्र के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जो चीजें गिराई जानी है, जो दुकानें, उन पर ये बोर्ड लगाया गया, क्रॉस का निशान लगाया गया है, ये क्रॉस लगे हैं। इस तरीके से पूरा जो अंदर दुकानें हैं, पूरी दर्जन भर दुकानें हैं, उन दुकानों को गिराया जाएगा, उन दुकानों पर ये गिरा करके गिराया जाएगा। और ये देखिए, ये पूरी दुकानें हैं लगातार और इनको चिन्हित कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा, जिसने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल नाम की संस्था बनाई, लेकिन बरेली हिंसा के आरोप में जेल भेजे गए रजा की अब हर वो दुकान बंद होने लगी जिसके दम पर वो भड़काने वाली ठेकेदारी करता आया। बरेली में तौकीर रजा के दफ्तर को सील करके उस कॉम्प्लेक्स की 48 दुकानों पर लाल निशान लगा दिया गया, जो दावा है कि नाले पर तैयार हुआ है। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब तौकीर रजा जैसे आरोपियों के इलाज का ऐलान किया तो फिर बरेली में तौकीर के कॉम्प्लेक्स में दुकान चलाने वाले नोटिस पाने लगे और फिर आनन फानन में अपना सारा सामान लेकर निकलने लगे। मौलाना तौकीर रजा जेल भेजा गया। तौकीर रजा के 29 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। तौकीर रजा की संस्था IMC का दफ्तर सील कर दिया गया। यह एक्शन बताता है कि इस बार तौकीर रजा बरेली की हिंसा की जमीन तैयार करके बचने वाला नहीं, न ही तौकीर के समर्थक बच पाएंगे। जबकि 15 साल पुराना इतिहास सुनेंगे तो आपको भरोसा नहीं होगा। इसी बरेली शहर में मार्च 2010 में 12 वफात के जुलूस के बाद भड़काऊ भाषण देने के बाद दंगा भड़का। तब 1 महीने तक मार्च 2010 में बरेली तनाव के बीच तपता रहा। बीएसपी की तब सरकार थी और भड़काने के आरोप में जेल भेजे गए तौकीर रजा को रिहा तक करवा दिया गया था। रिकॉर्ड बताता है कि 2010 में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी तो बनाया गया, लेकिन बाद में उसे आरोप से भी बरी कर दिया गया। पर अब फिर से मौलाना तौकीर रजा पर 2010 से लेकर 2025 की हिंसा तक में कार्रवाई की जा रही है। इतनी तेजी से ये पूरा विवाद फैला, देश भर के कुल 6 राज्यों के 20 जिलों से इस तरह की खबरें सामने आती गई और अब तो देखिए मामला स्कूलों तक पहुंच रहा है, विवाद स्कूलों तक पहुंच रहा है। जो ताजा मामला है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। ये को लिखा हुआ है? साहिबा मैम। कौन मैम? साहिबा। साहिबा मैम। साहिबा। साहिबा मैम। साहिबा। साहिबा मैम है। अच्छा। बच्चों को साहिबा मैडम ने कहा कि आई लव मोहम्मद वाली ड्राइंग बनानी। बच्चों ने बना दी। तीसरी और 5वीं क्लास के इन छात्रों को अंदाजा नहीं था उस विवाद की कलाकारी इनसे कराई गई, जिस पर कई राज्यों में सियासत रंग भर रही है। तो तुम क्या अकेले लिखवाई ना कि पूरी क्लास वाले लिखवाई? पूरी क्लास। पूरी क्लास। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है, जहां अमर बापू शिक्षा निकेतन स्कूल के गेट पर ताला बंद पड़ा है। गेट के बाहर भगवा गमछा बांधे बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के ठीक बाहर यहाँ पर ये
कार्यकर्ता बैठ गए हैं और स्कूल को बंद करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज स्कूल बंद है और ये लगातार नारे लगा रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। तस्वीरों में आप देखें किस तरीके से यहाँ पर ये नारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या मांग आप लोग की है, क्यों बैठे हैं आप लोग? हम लोग इसलिए बैठे हैं कि 2-4 दिन पहले ये जो एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद, ये इस विद्यालय में कुछ मुस्लिम अध्यापकों के द्वारा एक मासूम बच्चे जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं जो कक्षा 5, 6, 7 के विद्यार्थी हैं उनको लिखवाया गया आई लव मोहम्मद। इसी के बाद स्कूल के संचालक शौकत अंसारी और टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। तनाव न फैले इसलिए स्कूल बंद पड़ा है। कि आई लव मोहम्मद करके ड्राइंग शीट में लिखवाया जा रहा था, जिसमें जो यहाँ पढ़ने वाले थे उनका एक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये लोग, जो कि नहीं होना चाहिए किसी शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में। और उस पे तुरंत पुलिस ने जो कार्रवाई थी वो मुकदमा एक अभी भी फरार है बजरंग दल के कई कार्यकर्ता प्रदर्शन की गिरफ्तारी लग रहे हैं, उसकी प्रयास लगे हैं। बच्चे तो टीचर के कहने पर आई लव मोहम्मद लिख भी लिए, टीचर ने उस पर साइन करके नाइस भी लिख दिया। क्या लिखवाया था बोर्ड पे? आई लव मोहम्मद। मतलब टीचर ने बोर्ड पर लिखा पहले और फिर क्या कहा? फिर कहा सब लोग लिखो, जो लिख कर नहीं लाएगा उसको मारेंगे। जो लिख कर नहीं लाएगा उसको मारेंगे। मतलब सामने सामने आपको क्या आर्ट का कंपटीशन चल रहा था कोई? आर्ट पे लिखवाते थे। मतलब ये घटना एक ही दिन हुई है, एक दो दिन बैक टू बैक हुई है? 26 को लिखवाए थे, 27 को चेक कराए हैं। अच्छा, 26 को कॉपियों में लिखवाया गया उसमें और फिर 27 को चेक हुआ। फिर किसी ने कहा कि हम नहीं लिखेंगे, ऐसा कुछ हुआ? कोई नहीं कहा, एक लड़का लिख के नहीं लाया था, बाकी सब लिख के लाए थे। अच्छा, तो लिख कर आप लोग घर से लाए थे? घर से लिख के लाए थे, 27 को चेक करे थे। बच्चे जिन्हें पढ़ाया जाता है कि सारे धर्म एक है, ऊपर वाला एक है, वहाँ सवाल ये नहीं कि आई लव मोहम्मद क्यों लिखवाया, सवाल है कि इसके लिए दबाव क्यों बनवाया गया। अभी स्कूल में आई लव मोहम्मद क्यों लिखवाया गया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं कराया गया। जरूरी यह है कि स्कूलों को धर्म के नाम पर ऐसी राजनीति से दूर रखा जाए। क्या उत्तर प्रदेश में ड्रोन के नाम पर भी साजिश रचने की कोशिश की जा रही है? क्यों वहां पर लोग रात भर जाग रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी ये चेतावनी दे दी है कि कोई भी अगर इस तरीके से भ्रम फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद आखिरकार परिस्थितियां इस तरह की क्यों बनी हुई है? किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ड्रोन या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे और लोकल पुलिस को यह डायल 112 नंबर सूचना दे, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी जनता कर्मचारी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट न करे, झूठी अफवाह न फैलाए, कानून का पालन करे। यदि किसी ने झूठी अफवाह फैलाई या किसी संदिग्ध व्यक्ति के साथ मारपीट की और कानून हाथ में लिया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ड्रोन और चोर की अफवाह से खलबली मची हुई है। पुलिस समझा रही है लेकिन अफवाह रुकने का नाम नहीं ले रही। गांव में दहशत है, लोग परेशान हैं, रात में जग रहे हैं और चोर अब भी संदिग्ध में देखे जाते हैं। अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले एक घर में रात में 10:30 बजे कूदे। खैर खबर हुई, पुलिस आई, तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिला, कूद के निकल गया। तो हर आदमी परेशान है कि किस समय कहाँ क्या हो जाए। आपने दहशत की बात की, हम दहशत पर तो आएंगे, लेकिन ये बताइए ये चोर कैसे दिखते हैं? आपने किसी ने देखा किस तरह यंग हैं, कहाँ के हैं? हाँ, यंग हैं, ये लगभग 20-22 साल से लगा के 35 साल की एज में हैं और ये काले रंग में होते हैं, सब चेहरा ढके रहते हैं, काले रंग में होते हैं, पूरा कपड़ा काला पहनते हैं, पूरा काला कपड़ा पहने रहते हैं और चेहरा पूरा और सर पूरा ढका रहता है उनका, बिल्कुल आंखें खुली रहती हैं। उत्तर प्रदेश में दहशत के इस राज से पर्दा उठने का नाम ही नहीं ले रहा। नौबत ये आ चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आकर लोगों को खबरदार करना पड़ रहा है। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा।
आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अफवाह फैलाने वालों का इलाज करने का काम अब पूरी ताकत से करने जा रही है। एक साथ कई जिलों में लोग रात रात भर जाग रहे हैं। अंधेरे में उड़ते ड्रोन के दावे पुलिस और प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए। लगता है कि ड्रोन की सहायता से चोरी हो रही है। जी बिल्कुल, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। अच्छा जी, तो आप लोग ये बताइए, देखिए तमाम लोग लाठी भी यहाँ पे लिए हैं, दिन में भी, दिन के समय भी। अच्छा, दिन में क्या मतलब आप लोग जैसे रात में तो रखवाली कर रहे हैं, दिन में भी इस तरह से लाठी वाठी लेकर एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहना पड़ता है ना, क्या पता कब क्या हो जाए, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं तो कोई सोचा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। वही है कि मतलब रात रात एक एक दिन में 5-5 जगह चोरी कोई आम बात तो नहीं हो सकती है। तो एक्टिव तो अपने को रहना पड़ता है ना। जब पुलिस प्रशासन कोई आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इंसान अपनी रक्षा खुद ही करेगा। इसको आपने कंप्लेंट किया? पुलिस को कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, SO सब आए, लेकिन कोई आगे कार्रवाई हुई ही नहीं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहने वालों की एक ही शिकायत है कि ड्रोन उनके खेतों, घरों पर मंडराते हैं। लोग इसे चोरी से पहले की रेकी से जोड़ते हैं। लाठी डंडे लेकर जागते रात बीत जाती है। इस समय डर है। रात में ड्रोन चलते हैं। देखा आपने? हाँ, हम कल रात में बैठे हुए थे, हमारे यहाँ सब जागते हैं। तो रात में दहशत की वजह से। हाँ, दहशत की वजह से सब जागते हैं। तो रात में ड्रोन उड़ता दिखाई दे, लाइट दिखाई पड़ती है। तो हम लोग रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं। ड्रोन से रेकी के इन दावों में कितना दम है, इसकी तह में पहुंचने के लिए आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव लखनऊ से सटे बख्शी का तालाब के इंदारा गांव पहुंचते हैं, जहां रहने वाले लोग दहशत से भरे मिले। दिन क्या रात पुलिस नहीं आई तो क्या हुआ, गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर यहाँ गश्त करते आए दिन नजर आ रहे हैं। इन्हें ना सवेरे की चिंता है, ना दोपहर की और ना रात की। इनकी सुरक्षा इनके लिए अपने हाथ में है। अफवाह भी बड़ी बात है, संदिग्ध की अफवाह। कौन संदिग्ध, कब चोरी यहाँ किस घर में कर ले, किस घर में डाका डाल दे, ये शायद कोई नहीं जानता। ड्रोन और अब चोर की अफवाह इस कदर फैली कि रात रात भर जाग कर पहरा देना इनकी दिनचर्या बन गया है। गांव में लोग आमतौर पर जल्दी सो जाते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के ही नजदीक के इस गांव में लोग सूरज ढलते ही मिलकर यह तय करते हैं कि आज कौन जागेगा और कौन सोएगा। शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, लेकिन गांव वाले कहते हैं शाम ढलते ढलते नींद की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो गांव वालों की चोरी की अफवाहों की वजह से नींद ही उड़ी हुई है। तमाम गांव वाले उनसे बात करेंगे, समझेंगे क्या कहानी यहाँ की है। आप लोग बताइए मुझे कि चोरों के लेकर बड़ी दहशत है गांव दर गांव में, सुन रहा हूँ तमाम पूरे यूपी में है। आपके गांव का क्या हाल है? हमारे गांव में आते हैं उधर दक्षिण साइड में, तो आदमी जागता रहता है। और अब आपको बच्चों को होमवर्क के बहाने टॉर्चर करने वालों से खबरदार करना है। ये खबर हरियाणा के पानीपत की है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल में एक 7 साल के बच्चे को टॉर्चर करने की बात होमवर्क के बहाने आ रही है। ये 7 साल का बच्चा, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें आरोप है कि एक खिड़की से उल्टा लटकाकर उसे पीटा गया। प्रिंसिपल और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। पहले प्रिंसिपल ने इस बात से इनकार किया, लेकिन बाद में खुद को बचाने के लिए उसने कहा कि सीधा रास्ता, सही रास्ता दिखाने के लिए इस तरह से करना पड़ता है। उसने मेरे को मारता था, धमकाता था, घर पे बोलियो कि बताइयो मत वरना कल भी मारूंगा, और मैम ने उसे धमकाने के लिए कहा था, उसने मेरे को लटका दिया। अच्छा, तो मतलब कैसे, कोई आपने कुछ गलती करी थी? नहीं, मेरी रेजर गुम हो गई थी। तो मैं दूसरे बच्चे से मांगने लगा, तो उसने मेरे थप्पड़ मारा और ऊपर ले जा, बाकी 4 बच्चों को छोड़ दिया उसने, मेरे को ऊपर ले जाके टांग दिया उसने। किसने? बस के ड्राइवर ने टांगा था? अच्छा। किस तरीके से
बच्चे जो मासूम होते हैं, इतने छोटे बच्चे, उन पर होमवर्क का ऐसा प्रेशर, ऐसा हुआ बनाया जाता है। आपने ये हरियाणा की तस्वीरें देखी, इसके साथ ही आपको गोरखपुर में भी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे की खबर दिखाते हैं जो इतना डर गया होमवर्क पूरा न होने पर कि वो सहम कर घर में ही छिप गया। घर वालों ने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस वाले घंटों ढूंढते रहे और फिर आखिरकार वो घर में ही छिपा हुआ मिला। और अब बात पाकिस्तान की, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। अव्वल तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप भारत से हार गई। केवल एशिया कप नहीं बल्कि 3-3 मैच भारत से हारने के बाद आलम यह रहा कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बच्चों वाली हरकत कर दी। वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए। अब उनकी इस हरकत को लेकर पाकिस्तान में भी थू-थू हो रही है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय कार्रवाई ने पाकिस्तान की सेना को हक्का बक्का कर दिया, वैसी ही स्ट्राइक भारत ने क्रिकेट के मैदान पर कर दी। एशिया कप के फाइनल में भारत के हाथों करारी शिकस्त ने पाकिस्तान में तूफान ला दिया। हर कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट पर अपनी हार की भड़ास निकाल रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले भारत के मैच का हर किसी को इंतजार था। पाकिस्तान के लोगों को उम्मीद थी कि वो फाइनल में भारत को हराकर पिछली सभी हार का बदला ले लेंगे। मैच की शुरुआत ने इनकी उम्मीद बढ़ाई भी, लेकिन भारत के आगे उनकी एक नहीं चली। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान की टीम जब देश लौटेगी तो उसका स्वागत कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का मूड उखड़ा हुआ है। सेना के प्यादे और गृह मंत्री मोहसिन नकवी को वहाँ कोई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए अब सारा गुस्सा टीम पर निकालने की तैयारी है। पाकिस्तान में इस तरह की प्रतिक्रिया सामान्य बात है। भारत से हार वहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जिसके जी में जो आ रहा है वो कहे जा रहा है। पाकिस्तान में जिंदगी बहुत कठिन है। आम आदमी के पास खुश होने की वजह बहुत कम। ले देकर एक क्रिकेट है जिससे मिलने वाली जीत वहाँ के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आती है, लेकिन भारत के हाथों बुरी तरह हार ने वहाँ के लोगों के दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पावर प्ले में जब पूरा मैच हाथ में था तो ऐसा क्या हो गया कि हालात अचानक इतनी तेजी से बदले और हार हाथ आई। पाकिस्तान के लोगों में अपनी टीम और मैनेजमेंट को लेकर गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो इस बार कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने आए। हर बार मुकाबला सुर्खियों में आया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हार दोनों ही टीमों को मंजूर नहीं थी, लेकिन जंग के मैदान की तरह क्रिकेट के मैदान में भी भारत ने जीत का झंडा फहराकर पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का अपनी ही टीम पर गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार जीत पाकिस्तान पर दर्ज करते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जीत ली, लेकिन उसके बाद से भारत में सियासी लड़ाई भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब इंडियन टीम को बधाई दे रहे हैं, कप्तान को बधाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो राहुल गांधी अभी तक टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई क्यों नहीं दे पाए हैं, इसकी असली वजह सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को लेकर भी देश के 2 सबसे बड़े दल आपस में भिड़ गए। एशिया कप के फाइनल में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से जब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस सदमे में है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वे भारतीय सेना को उसके शानदार ऑपरेशन के लिए बधाई नहीं दे पाए थे, अब वे भी भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता पर देश के साथ जश्न मनाने से पहले पाकिस्तान में अपने हैंडलर मोहसिन नकवी से इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पर बीजेपी लगातार पाकिस्तान को लेकर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाती है। पहलगाम हमले के बाद जब पी चिदम्बरम ने आतंकियों के पाकिस्तानी होने का सवाल किया तो कांग्रेस पर सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है।
पीएम मोदी ने इस जीत को खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम फिर भी वही रहा, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटर्स को बधाई। पीएम की तरह गृह मंत्री ने भी कहा कि कोई भी मैदान हो, भारत का जीतना तय है। पाकिस्तान पर जीत के जश्न के बीच एशिया कप जीत के करीब 16 घंटे बाद एशिया कप के बहाने कांग्रेस की तरफ से सीधे पीएम पर वार किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर आपने तुलना कर ही दी तो आपको भारतीय टीम से ये सीखने की जरूरत है कि जब जीत के करीब हो तो किसी थर्ड अंपायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं करते। दुबई में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की इस जीत के बाद जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की चुप्पी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दल पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। और अब बारी उस खबर की जहां हम कहते हैं कि आपका रोजगार हम करेंगे खबरदार। तो लगातार हम खबरदार करते रहे उत्तराखंड में किस तरीके से भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया। उत्तराखंड SSC के जो चेयरमैन हैं वो लगातार अपनी गर्दन बचाते रहे, लेकिन आज आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की गई। आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति। ये उत्तराखंड के हर उस युवा की जीत है जो ईमानदारी से भर्ती परीक्षा चाहता है। ये जीत उन युवाओं की है जो उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते से लगातार पिछले रविवार को ही उत्तराखंड SSC के तहत भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर प्रदर्शन करते रहे, CBI जांच की मांग करते रहे, बिना किसी सियासत में फंसे अपने हक के रोजगार की लड़ाई लड़ते रहे। नतीजा ये हुआ कि आखिरकार जिस परीक्षा में पेपर लीक की बात पहले से पूरी उत्तराखंड पुलिस और सरकार मना करती रही, वहां प्रदर्शन करते युवाओं के बीच आकर मुख्यमंत्री को ही कहना पड़ा, आपकी मांग मंजूर है, भर्ती रद्द होगी, CBI जांच होगी। मन में किसी प्रकार का संदेह है उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। देखिए, ये युवाओं की जीत है, युवाओं के संघर्ष की जीत है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जीत है कि उत्तराखंड के इतिहास में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब प्रदेश का मुखिया कोई किसी धरने में पहुंच जाए। तो ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ का पूरा दबाव था। हालांकि आज ही दिन में तब माहौल तनाव भरा हो गया जब हल्द्वानी में इस मुद्दे पर भूख हड़ताल पर बैठे युवा भूपेंद्र कोरंगा और उनके साथियों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद देहरादून में खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भर्ती रद्द करने और CBI जांच के ऐलान के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी ही सरकार से सवाल करते पूर्व CM और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर तक जश्न मनता दिखा। इसमें तो कारण बनते थे, CBI जांच के आधार बनता है, और इसलिए मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर CBI जांच के लिए अपनी सहमति देना चाहिए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवानों की, हमारे भविष्य की चिंता करते हुए आज वहाँ स्वयं गए। पहले तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा और तमाम हमारे जो ये नौजवान हैं जो अभ्यर्थी थे इन परीक्षाओं में, बहुत सारे लोग उनको समर्थन देने के लिए भी वहाँ पर गए, तो उन सबको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। अब जरूरी ये है कि पेपर लीक रोकने पर भी उत्तराखंड की सरकार जोर दे, साथ ही इस पेपर लीक के हर आरोपी को उसके किए की सजा दिलाई जाए। अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।